नमस्ते। आज मैं अल्पना आपको दुष्यंत कुमार जी की लिखी हुई एक गजल का सरल अर्थ बताऊंगी। यह गजल उनके गजल संग्रह साए में धूप से ली गई है। गजलों में शीर्षक देने का कोई चलन नहीं है, लेकिन यहाँ सहूलियत के लिए संग्रह के शीर्षक को ही गजल का शीर्षक रख दिया गया है। गजल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर आपस में जुड़े हों यह जरूरी नहीं। वे अपने आप में मुकम्मल और स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी क्रम से पढ़े जाने की भी दरकार नहीं होती। इसके बावजूद दो चीजें ऐसी होती हैं जो इनको आपस में गूंद कर एक रचना की शक्ल दे देती हैं। जैसे कि एक तो इनके रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह, तुकबंदी होना बहुत जरूरी है। दूसरा, अंतर वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह, उसका जो नेचर है। जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है और उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्ति में उस तुक का निर्वाह हो रहा है। आमतौर पर गजल के शेरों में केंद्रीय भाव का होना कोई जरूरी बात नहीं है, लेकिन यहाँ जो गजल है उसमें एक खास मनस्थिति देखी जा सकती है कवि की, और इस बात को महसूस किया जा सकता है कि जो कुछ उस समय 70 के दशक में जब ये गजल लिखी गई थी, उस समय जो राजनीति और सामाजिक स्थितियां थीं, जो राजनीतिक परिस्थितियां थीं, उनको खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव इस गजल में उसका केंद्रीय भाव बन गया है। तो यह गजल हिंदी गजल की एक सुंदर प्रस्तुति है, एक हिंदी गजल का एक सुंदर नमूना है। आइए अब गजल की व्याख्या करते हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। तो इन पंक्तियों में दुष्यंत कुमार जी ने देश पर शासन कर रहे नेताओं पर व्यंग किया है और कह रहे हैं कि नेता भोली जनता को चुने जाने से पूर्व लुभावने सपने दिखाते हैं और सत्ता हाथ में आते ही जनता से किए वादों को भूल जाते हैं। उन्होंने, किसने? नेताओं ने तय किया था कि हर घर में दीपक होगा, हर घर में रोशनी होगी। रोशनी का अर्थ यहां पर खुशहाली से है। पर उनके ये वादे खोखले हो गए। अब तो हालत ऐसी है कि एक घर तो क्या पूरे शहर के लिए भी चिराग नहीं है। पूरा शहर अभावों में है, अंधकार में डूबा है। और ऐसी दुनिया बड़ी विचित्र होती है। इसीलिए अगले शेर में कह रहे हैं कि यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहां से चलो और उम्र भर के लिए। दरख्त, पेड़, साये, छाया, तो यहां पेड़ों की छाया में भी हमें धूप लग रही है। कहने का अर्थ है जो हमें जिससे चाहिए वो मिलता नहीं है, बल्कि उसका उल्टा मिल रहा है। जैसे कि कहें कि रक्षक ही भक्षक हो रहा है। और ऐसे समाज में जीना बहुत मुश्किल है। इसलिए वे ऐसी परिस्थितियों से निकल जाना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं, ऐसे समाज से कहीं दूर, और वह भी उम्र भर के लिए जाना चाहते हैं। दोबारा कभी इस जगह आना ही नहीं चाहते। तो कवि जो है आज की परिस्थितियों पर कटाक्ष करते हुए कहता है कि आज ऐसा समाज है, ऐसी परिस्थितियां हैं यहाँ कि पेड़ों की छाया में भी धूप लग रही है। यहाँ विरोधाभास अलंकार है। और अगर हम दरख्तों के साये में धूप को एक मुहावरे की तरह अलग अलग परिस्थितियों में देखें तो हम अलग अलग अर्थ पाएंगे। जैसे अगर हम अदालतों के लिए इस पंक्ति को इस्तेमाल करें तो वहां हम देखेंगे कि अदालत से हमें इंसाफ की उम्मीद होती है, परंतु हमें इंसाफ नहीं मिलता। वहां बेगुनाह को भी कभी कभी फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। और ऐसे नाते रिश्तों पर अगर हम इस पंक्ति को लागू करें जहां की प्रेम की बजाय दुख मिलते हैं, निराशा मिलती है, या फिर ऐसी कानून व्यवस्था पर हम इस पंक्ति को
लागू कर सकते हैं जहां हम सुरक्षा की मांग करते हैं, जहां सुरक्षा की चाह होती है, परंतु हमें कानून व्यवस्था से सुरक्षा नहीं मिल पाती। तो यहां उन्होंने विरोधाभास बताया है कि किस तरह से आज परिस्थितियां हो गई हैं। अगले शेर में हम देखते हैं, न हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। कवि उन लोगों की बात कर रहा है, उन पर कटाक्ष कर रहा है कि ऐसे लोग जो इस प्रकार के हैं, किस प्रकार के, कि अब जिनकी आवश्यकताएं बहुत कम है, सीमित हैं, उन्हें ऐसी परिस्थितियों में रहने की आदत हो गई है। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वे अभावों में जी लेने के आदी हैं। अगर कमीज नहीं होगी तो पांव को मोड़कर अपने पेट ढक लेंगे, लेकिन उन पर असर कुछ नहीं होगा। वे आवाज नहीं उठाएंगे, कमीज के लिए प्रयास नहीं करेंगे। कहने का अर्थ है, अभावों में जी लेने वालों की जो आवश्यकताएं हैं वे बहुत सीमित होती हैं और ये अपना सफर आराम से काट लेते हैं। ऐसे लोग ही ऐसे सफर के लिए उपयुक्त होते हैं, जिन्हें अपने आसपास के बदलाव से कोई लेना देना नहीं होता। खुदा न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। अब कवि कहता है, अगर उनकी बात का असर अभी नहीं हो रहा है या वे परिस्थितियों को बदल नहीं पा रहे हैं, अक्षम है उसे, तो क्या है, तो इंसान सपने देखे, कम से कम सपने तो देखे। ईश्वर अगर उसकी मनचाही स्थितियां परिस्थितियां उसको नहीं दे रहा है तो कम से कम सपने तो देखे, क्योंकि सपने में वह कुछ अच्छे मनचाहे खुशनुमा नजारे दृश्य तो देख सकता है। सपनों से ही कम से कम उसे कुछ अच्छा देखने को मिले, उसे कुछ खुशियां हासिल हों। तो ये बात इन्होंने कही है और यहाँ पर सपने देखने के लिए बुरा नहीं कहा कि सपने देखना अच्छा है। अगर हम कुछ कर नहीं पा रहे तो कोई बात नहीं, कम से कम हम सपना तो सजो सकते हैं। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। मुतमईन, आश्वस्त हैं, उनको बिल्कुल ये हो गया है कि ये सिचुएशन बदल नहीं सकती, मतलब ये पत्थर पिघल नहीं सकता, आप कुछ भी कर लो। मतलब जो परिस्थितियां आज हैं वो बदल नहीं सकती, चाहे आप कुछ भी कर लो। लेकिन कवि कह रहा है कि मैं बेकरार हूं, मीन्स मुझे बेचैनी है इस बात की कि मेरी आवाज में वो असर कब आएगा। मैं अपनी आवाज में असर लाने के लिए बेकरार हूं, बेचैन हूं, क्योंकि कवि जानता है कि अगर आवाज में असर होगा तो यह पत्थर अवश्य पिघलेगा, अर्थात ये परिस्थितियां अवश्य बदलेंगी। अगर हम आवाज उठाते हैं और आवाज में असर होगा तो परिस्थितियां अवश्य बदलेंगी। तो उन पर व्यंग्य है जो ये कहते हैं कि ऐसी परिस्थितियां बदल ही नहीं सकती, पत्थर पिघल ही नहीं सकता। ठीक है, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, यह एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। निजाम, निजाम का मतलब शासन। जुबान शायर की, शायर की जुबान क्या होती है? उसकी रचनाएं, उसकी कविता, उसकी अभिव्यक्ति, और उसको सिल देने का अर्थ है उसकी अभिव्यक्ति पर पाबंदी लगाना, रोक लगाना, उसकी आवाज को दबाना। तो ऐसी सावधानियां कौन करता है? शासक वर्ग करता है ऐसी सावधानियां, क्योंकि उसे अपना शासन चलाना है। तो उन्होंने सियासतदानों पर कटाक्ष किया है और कहा है कि उनका शासन है, इसलिए वे किसी भी शायर या कवि की जुबान बंद कर सकते हैं, उसकी अभिव्यक्ति पर रोक लगा सकते हैं। और ऐसा तो गजलकार भी करता है। क्या करता है कि वह सावधानी बरतता है कि उसकी गजल बहर में हो। बहर क्या होती है? मीटर होता है। गजल को एक मीटर में रखना पड़ता है और तभी वह गजल कहलाती है। तो इसलिए जैसे एक शायर अपने कवि शायर जो हैं दुष्यंत कुमार जी, वे इस बात को मान भी रहे हैं
कि मैं जानता हूं कि यह सावधानी जो आप कर रहे हैं, शासक वर्ग, जो आप ये सावधानी बरत रहे हैं कि मेरी जुबान बंद करेंगे या मेरी अभिव्यक्ति को बंद कर देंगे, उस पर रोक लगाएंगे, तो मैं समझ रहा हूं, क्योंकि मैं भी अपनी गजल को मीटर में रखने के लिए ऐसी सावधानियां करता हूं। तो एक तरह से उन्होंने कहा है, ये बात बतानी चाहिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूरी है अगर हमें समाज में बदलाव लाना है तो। अब आखिरी जो इनका शेर है वो ये है, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। अब सीधा अर्थ देखें तो उन्होंने कहा है कि अपने बगीचे में गुलमोहर के जो बहुत सुंदर फूलों का की झाड़ जो है उसके नीचे वे अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, और मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, और अगर किसी दूसरे की गलियों में मरना पड़ता है तो वह भी हम गुलमोहर की प्राप्ति में अपनी जान देना चाहेंगे। तो कवि ने यहाँ गुलमोहर को सांकेतिक रूप में प्रस्तुत किया है, और इसका सांकेतिक अर्थ जो है वो है स्वाभिमान के लिए। तो गुलमोहर स्वाभिमान के सांकेतिक अर्थ में यहां प्रयुक्त हुआ है। गुलमोहर जो है उसके तले, यानी हम अपने बगीचे में, अपने घर में भी स्वाभिमान से जिए, और अगर हम गैर की गलियों में मरते हैं, यानी अगर हम कभी बाहर रहते हैं और वहां हमारा जीवन जाता है, वहां हमारी जान जाती है, तो वह अपने स्वाभिमान की रक्षा करने में ही जाए। तो कवि इस प्रकार गुलमोहर के द्वारा यह संदेश देना चाह रहा है कि इंसान को अपने स्वाभिमान के लिए, ना केवल अपने घर में बल्कि कहीं बाहर भी उसे अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जान देनी पड़े तो उसे हिचकना नहीं चाहिए। आशा है आपको यह गजल समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।